नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24/7 और चैक्स सिंप्लीफाइज के सौजन्य से आपके साथ एक स्पेशल पॉडकास्ट में उपस्थित हूं। और मेरे साथ इस बार हैं एम्बेसडर जेके त्रिपाठी। एम्बेसडर त्रिपाठी के तो अगर मैं आपको बायोडेटा पढ़ना शुरू करूं तो ये पन्नों में और पन्नों में और पन्नों में चलता रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एम्बेसडर त्रिपाठी से कि भाई साहब आप खुद ही अपने आप को संक्षिप्त में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जी देखिए, नमस्कार। आपके जरिए से सारे दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा। मेरा नाम आप लोग जान ही गए हैं। मैं भारतीय विदेश सेवा में था। 33.5 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुआ 2014 में। उसके बाद कुछ टीवी चैनल्स पे जाता रहता हूँ, कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ, कुछ अपने अनुभव शेयर करता रहता हूँ। यही इतना मेरा परिचय है। एक चीज इस संदर्भ में जरूर है, थोड़ी सी विशेष हो जाती है, वो ये कि मैं वेनेजुएला में 3 सवा 3 साल रहा हूँ। सन 2002 से 2005 तक, जब चावेज का नया ह्यूगो चावेज का नया नया शासन शुरू हुआ था उस वक्त। तो यही मेरा परिचय है। इससे ज्यादा मैं अपने बारे में क्या कहूँ। एम्बेसडर जी त्रिपाठी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही मुद्दे पे और वही है ना, टू द पॉइंट आपने बोला है। देखिए, वेनेजुएला आज की तारीख में खबरों में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है वो एक तरह से सनसनीखेज है, एक तरह से बिल्कुल विपरीत है। जिसके बारे में या जो हमने आज तक सोचा था रूल बेस्ड ऑर्डर के बारे में हम बात करते थे, उसके बिल्कुल विपरीत हुआ है। और शैवेज की बात आपने की है। शैवेज का जो कार्यक्रम था उस दौरान वेनेजुएला में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। उन्होंने ही जो ऑयल वेल्स थी, जो ऑयल का था, वो नेशनलाइज किया। उन्होंने ही वो सपना दिखाया वेनेजुएलन्स को कि देखिए हमारे पास इतना तेल है, अगर हम इसको बेचेंगे तो हम सबकी जिंदगी बिल्कुल आरामदेह हो जाएगी। और उन्होंने ही, अब जो कल तक प्रेसिडेंट थे मडुरो, उन्हीं के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे एक जमाने में। आप एम्बेसडर त्रिपाठी कई साल तक, 3 साल तक आप वेनेजुएला में एम्बेसडर के तौर पे रहे। वहां पे आपने लोगों से मिले, लोगों के साथ आपको क्या लगता है वेनेजुएला के जो लोग हैं, जो जनता है, वो ये सारे एक्शन को, ये सारे कार्यक्रम को जो हुआ है, इसको किस तरह से देखती होगी? देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं, दो नजरिए हो सकते हैं मैं कहूँगा। मैं वैसे तो आपने चावेज और मदुरो की बात की, तो मैं इंसिडेंटली दोनों से मिल चुका हूँ और ऑफिशियली। तो देखिए, इसके दो पहलू ये हो सकते हैं कि जब 1970 में वेनेजुएला में ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद बड़ी अमेरिकन कॉन्ग्लोमेरेट्स को, जाइंट्स को ये कहा गया कि आप पेडेवेसा, जो पेट्रोलियम दे वेनेजुएला एसए जो कंपनी है, उनकी नेशनल कंपनी, उसको आप तेल देते रहिए। आप स्ट्रीम में निकालते रहिए तेल, डाउन स्ट्रीम में उनको देते रहिए, उनके थ्रू सारी दुनिया में जाएगा। ये चलता रहा। लेकिन बाद में जब सन 2002 में मैं नया नया ही वहां गया था, उसके ठीक 1 महीने पहले क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया और ये कह दिया कि अब से हमारा पूरा वो रहेगा कंट्रोल। हालांकि तब भी विदेशी कंपनियां एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन वगैरह वहां मौजूद रही, तो कंट्रोल रहेगा। और ये कंट्रोल इसलिए कि वहां देखिए, इस तेल की डिस्कवरी ने वहां हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी थी। एक और वेनेजुएला में हैव नॉट्स ऐसे थे जिनके पास 2 जून खाने के लिए रोटी नहीं थी, और वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स ऐसे थे जिसको कहते फिल्दी रिच अंग्रेजी में, कि वो मूड होने पर पेरिस फ्लाई करते थे डिनर लेने के लिए, कि चलो आज पेरिस जाते हैं, डिनर खा के आते हैं। और उनके जो सेक्रेटरीज थी, जो असिस्टेंट थे, बाबू लोग थे कंपनी के,
वो वीकेंड पे इनवेरिएबली जाते थे मियामी शॉपिंग करने के लिए, फ्लोरिडा जाते थे। और वो बदनाम थे फ्लोरिडा में, उनका नाम था दामे दोसे, यानी गिव मी 12। इसका मतलब वो डजन्स में चीजें खरीदते थे, एक दो में जिन्स नहीं खरीदते थे, दर्जनों में खरीदते थे, इसलिए उनका निकनेम ही पड़ गया था दामे दोसे। और ऐसे फिल्दी रिच को जब एक बार चेतावनी देने के बाद चावेज ने एक कलम के एक स्ट्रोक से, एक झटके से 1/3 लोगों को निकाल दिया, तो वही एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रोटेस्ट में शनिवार और रविवार को सड़कों पर, मिरांडा की सड़कों पर सब्जी बेचने लगे, चीनी बेचने लगे। लेकिन चावेज ने कुछ उनकी बात सुनी नहीं। तो देखिए क्या हुआ, उनकी बात कहाँ सुनी गई? यूएसए में सुनी गई। यूएसए ने उनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ कि देखिए प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो गया। 2007 में तो एकदम से विदेशी कंपनियां निकाल दी गई, तो प्रोडक्शन कम हो गया। आपके पास तेल तो है, लेकिन तेल निकालने की क्षमता नहीं है, वेरविदल नहीं है, तेल आप निकाल नहीं पा रहे हैं। तो उस देश में जहां की 90%, करीब 92% उनकी आय का तेल पर निर्भर करता है, वहां अगर तेल के निष्कासन में, तेल के निकालने में इतनी ड्रास्टिक कमी आ जाए तो निश्चित ही जनता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तब भी चावेज की गवर्नमेंट ने इसको कर्व करने की कोशिश की। आप सोचिए वहां पर क्या है, डॉक्टर्स जो है अमेरिका से पढ़ के आते थे, और अमेरिका से पढ़ के आने के बाद क्या होता था कि डॉक्टर्स गरीब इलाकों में काम नहीं करना चाहते थे, प्राइवेट डॉक्टर्स भी, प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी, क्योंकि वहां पर एक अनरिटन रूल था, एक प्रथा थी कि डॉक्टर को भी आप स्वस्थ होने के बाद कुछ उसको बख्शीश देते हैं। अच्छा। तो जाहिर है बख्शीश तो आपको गरीब इलाकों में मिलेगी नहीं, झुग्गी झोपड़ी में मिलेगी नहीं, तो आप वहां जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि गरीब इलाके जो है वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर बहुत भारी कमी आती। तो चावेज ने क्यूबा से डॉक्टर पढ़ के मंगाने शुरू किए, और लोगों ने उस पर एतराज करना शुरू किया, चावेज के विरोधियों ने, कि ये तो हाफ बेक्ड है, अधकचरे ज्ञान वाले डॉक्टर हैं। लेकिन बिना डॉक्टर न होने से तो ज्यादा अच्छा था कि अधकचरे ज्ञान वाला डॉक्टर होता, कहीं तो 50% तो उसकी दवाई काम करेगी। तो ये स्थिति हुई, और फिर ये एक तरह से आप कह सकते हैं विशेष सर्किल बन गया कि जितना आप लूटोगे उतना हम आपको दबाएंगे, जितना आप हमें दबाओगे उतना ही हम और मुखर होंगे। तो इसमें दोनों ही पार्टीज कहीं न कहीं एक अति पर पहुंच गई, और उसका खामियाजा जो है वो गरीब जनता को भुगतना पड़ा, क्योंकि अब तेल से आमदनी बंद हो गई थी। 1/4 जनता छोड़ करके भाग गई उस वेनेजुएला में, जो जिसके पास सबसे ज्यादा, आज के दिनांक में भी जिसके पास विश्व में सबसे ज्यादा तेल का भंडार है, करीब 304 बिलियन बैरल्स। एक बैरल में 156 लीटर होता है, तो समझ लीजिए कि कितना हुआ। इतना भंडार है, जो कि 18 विश्व का 18% तेल सिर्फ वेनेजुएला के पास है। और ऐसे देश में अब हालत यह है कि बेरोजगारी जो है 46% तक जा पहुंची है। 80% लोग पॉवर्टी लाइन के, गरीबी रेखा की सीमा रेखा से नीचे रह रहे हैं। जिनको मौका मिला वो भाग गए, जिनको नहीं मिला वो यहाँ है। लेकिन अभी भी एक डिवाइड बना हुआ है दोनों ओर से, कि जो सरकार के निर्वाचित और अब निर्वाचित सरकार के जो पक्ष में थे वो अभी भी उनके पक्ष में है। तो अब ऐसे जगह, वेनेजुएला देखिए 2 ही चीजों के लिए मशहूर हुआ करता था, ब्यूटी एंड ऑयल। आप जानते हैं कि वेनेजुएला में सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी वेनेजुएला की हुई है। वेनेजुएला में ये हालत थी कि बच्चे अपने माँ बाप से अपने जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में मांगते थे नोज जॉब कर लें या चिन करेक्ट करा लें ताकि ज्यादा सुंदर दिखे। ये होता था लड़कियों का एटीट्यूड। ऐसे वेनेजुएला में अगर आपने
इस स्थिति पर ला दिया, दोनों दोनों ओर की कमी है। अगर इस स्थिति पे आपने ला दिया कि 92% तेल पे डिपेंड करने वाला मुल्क अगर अपना तेल बेच ही नहीं पा रहा है, जैसे अभी ईरान में हो रहा है, ईरान के ऊपर आपने सेंक्शन लगा दिया, ठीक है, ईरान नहीं बेच पा रहा है, ईरान में दंगे हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप चाहे तानाशाह के अंडर में हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर में हो, लेकिन अगर जनता खुशहाल है, जनता के पास पैसा है, इकोनॉमी अच्छी है, तो जनता उतनी जल्दी बगावत नहीं करती। लेकिन अगर आपके के पास सोर्सेज होते हुए, आर्थिक आय के स्रोत होते हुए भी उनका उपयोग करना, उनका दोहन करना आपके लिए असंभव हो रहा है, जैसे वेनेजुएला में हुआ या अभी ईरान में हो रहा है, तो फिर आपके लिए समस्या होगी, जनता के लिए समस्या होगी। जनता कहाँ जाएगी? वो उसको कहाँ से पैसे मिलेंगे? एक नौकरी कहाँ से, अर्थव्यवस्था कहाँ से चलेगी? तो ये सवाल जो है, ये दिक्कत वेनेजुएला में हुई है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक ऐसा देश जो कि बहुत ही समृद्ध है, एक ऐसा देश पाताल को, नर्क लोक को भेजा जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अपने को, जो न डिप्लोमेट है न स्टेट्समैन है, वो सिर्फ एक डीलर है, और डील, हर चीज डील की भाषा में बात करता है। जी अब वैसे त्रिपाठी एक चीज बताइए, इस सब के बीच में देखिए, अब वेनेजुएला में पहले अमेरिका था, फिर वेनेजुएला में ह्यूगो चैवेज बोलीवार के साथ उनका ये था, क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो के साथ था, तो वो मोरलेस कम्युनिज्म की तरफ जाने लगे, सोशलिज्म की तरफ जाने लगे। तो चाइना का कहां से इसमें आगमन होता है, कब आगमन होता है, और चीन ने इतनी ज्यादा पकड़ वेनेजुएला में कैसे बना ली? क्योंकि देखिए आज की तारीख में 100 बिलियन से ज्यादा मानते हैं लोग कि चीन का निवेश है। चीन तेल यहां से वर्चुअली फ्री में ले रहा था और उसको पैसे नहीं दे रहा था वेनेजुएला को, कहता भाई आप हमारा इंटरेस्ट पेमेंट के नाम पे आप तेल हमें देते रहिए। तो ये कहां से चीन आ गया बीच में? देखिए, जब वेनेजुएला में चीन पहले भी था, ऐसी बात नहीं है कि चीन पहले नहीं था। चीन इस शताब्दी के शुरुआत में भी चीन आ गया था, और चीन की कोशिश यही रही है कि हर विकासशील देश में इस तरह से अपने पांव फैलाए जाएं कि शुरू में तो लगे कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में आपको भुगतना पड़े। मुझे याद है जब हम वेनेजुएला में थे, तो अब सॉरी मैं थोड़ा सा अगर डाइग्रेस कर रहा हूँ अपने टॉपिक से, लेकिन इससे संबंधित भी है। कोलंबिया में हमारे राइट्स के लोग इरकॉन के लोग हुआ करते थे, इरकॉन या राइट्स, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन वाले, कोलंबिया में बगल में हुआ करते थे। वेनेजुएला में वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने, ह्यूगो चावेज के गवर्नमेंट ने भारतीय सरकार से कहा, एम्बेसी से कहा कि आप हमें 1400 किलोमीटर की रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन चाहते हैं, आपके यहाँ अगर ऐसी एक्सपर्ट कंपनीज हैं तो बताएं। क्या हुआ, हमने कोलंबिया स्थित इनसे राइट्स और इरकॉन से बात की, ये बोले नहीं साहब अभी हम नहीं आ पाएंगे, अभी नहीं आ पाएंगे। 7 महीने तक ये वो करते रहे। उसके बाद चीन ने अपनी मॉडल ऑपरेंडी अपनाई। चीन उनके 30 ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स और 2 मिनिस्टर्स को लेकर के चीन घुमाने ले गया। चीन के लिए इनवाइट किया विद ऑल एक्सपेंसेस पेड, और 1 महीने बाद आकर के साइन करा लिया। तो चीन पहले से ही था, चीन तेल ले रहा था, चीन $100 बिलियन से ज्यादा का कर्जा दे चुका था। हालांकि वो $100 बिलियन का से ज्यादा का कर्जा, देखिए एक तरह से कुछ नहीं होता अगर आप देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी और चीन की इकोनॉमी, वेनेजुएला की इकोनॉमी में। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसको $92 बिलियन, ऑफिशियली 64, अनऑफिशियली $92 बिलियन का कर्जा चीन ने दिया है। वेनेजुएला के पास तो इतना ज्यादा तेल का स्रोत है और इतना ज्यादा और मिनरल्स है, उसके लिए 100 बिलियन कोई खास बात नहीं थी। लेकिन जिसके पास अपने साधनों के दोहन की शक्ति ही ना हो, उसको आप पैसा दें तो उसको ज्यादा हो जाता है। तो चीन ने भी लिया, यहाँ तक कि हमने भी 2 ऑयल कंसेशन रखे हैं वेनेजुएला में, जिससे हम तेल ले रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि सेंक्शन के बाद हमें मना कर दिया गया, हमने तेल लेना बंद किया। पिछले साल अगस्त से हम यूएस गवर्नमेंट से कहते आ रहे हैं भाई हमें आप छूट दीजिए अपने ऑपरेशन कायम रखने की, लेकिन अभी तक छूट नहीं मिली है।
तो तो ये ये देखिए मिस्टर त्रिपाठी, चीन ने तो पैसा डाल दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100 बिलियन चीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। चीन का मकसद क्या था? चीन का क्या मकसद था कि साउथ अमेरिका, जो कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका है, उसमें किसी ना किसी तरीके से एक प्रभुत्व बना ले या एक अपनी प्रेजेंस बना ले, ताकि वो अमेरिका को ही थ्रेटन कर सके। और क्या इसीलिए जो अमेरिकन नई स्ट्रेटजी है, एनएसएस, न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जो विद जिसको वो कहते हैं कि मनरो डॉक्ट्रिन विद जी ट्रम्प ट्विस्ट, जिसमें कहते हैं हम साउथ अमेरिका, मतलब पूरे अमेरिका में हम चीन को और बाकी देशों को बाहर निकालना चाहते हैं। तो क्या ये एक तरह से चीन के खिलाफ आप इस सबको देखते हैं? देखिए, चीन के खिलाफ से पहली बात चीज तो मैं ये बता दूं कि चीन की, जब आपने कहा स्ट्रेटजी क्या थी, उसकी रणनीति क्या थी साउथ अफ्रीका के लिए, अमेरिका के लिए, तो हर जगह चीन की दो रणनीति होती है। एक तो ये कि उस देश को आप धीरे धीरे कर्जे दे करके अपने ऊपर आश्रित कर ले और फिर दोहन शुरू करें। क्योंकि मैंने अफ्रीका में भी अपने अनुभव से देखा है कि चीन क्या करता है कि चीन को ये पता लगा कि हाँ भाई कुछ समझ कोई कुछ प्रोजेक्ट की कमी है, नहीं भी है, तो चीन वहाँ के राजनीतिक आकाओं से ये कहता है कि ठीक है, आप बताइए कोई प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, हम आपको पैसा देते हैं। और वो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी, पैसा देने के एग्रीमेंट के लिए भी नेताओं को वहाँ नेताओं अफसरों को खिलाया पिलाया जाता है। और उसके बाद जब डील साइन हो जाती है तब उसकी कंडीशंस रिडिफाइन की जाती है, क्योंकि एक बार आप चंगुल में फंस गए तब रिकंडीशन डिफाइन होती है। तो चीन की ये मोडस ऑपरेंडी रही है। और इसी के तहत चीन ने, देखिए सिर्फ वही नहीं, चीन ने ब्राजील में भी कोशिश की। ब्राजील से भी चीन का भी अच्छा वो है, लेकिन ब्राजील बहुत बड़ा देश है वेनेजुएला की तुलना में। चीन के उरुग्वे में चीन की प्रेजेंस है, चीन की प्रेजेंस चिली में है, चीन की प्रेजेंस यहाँ पेरू में है। तो और चीन की प्रेजेंस ऊपर ये जो छोटे छोटे देश हैं, पनामा, ग्वाटेमाला, बेलीज वगैरह, वहां पर है। हाँ, अब पनामा कनाल से तो करीब करीब चीन को निकाल दिया गया है। जी उनकी जो कंपनी थी उसको तो, जी जेडी वैंस गए थे इसी पिछले साल और उन्होंने जी पनामा को बोल दिया कि इसको निकाल दीजिए आप, और उसकी जगह उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को वहां पे दिया है। तो एक तरह से अगर आप देखिए, अमेरिका कॉन्स्टेंटली वो कर रहा है कि चीन को अलग थलग कर दे दक्षिण अमेरिका से। क्या आपको ये लगता है कि इसमें एनएसएस जो ट्रंप ने अभी जो बनाई है, ये चाइना फोकस्ड है या यूएस फोकस्ड है? नहीं, ये है तो यूएस फोकस, क्योंकि वो जानते हैं चाइना को फोकस करके अगर वो काम करेंगे कुछ, तो चाइना इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि हम 50% टैक्स कर देंगे, टैरिफ कर देंगे चाइना पे, और चाइना ने तुरंत सेमीकंडक्टर्स पे उस पर रोक लगा दी थी और मैग्नेट्स पे रोक लगा दी थी, जिससे कि फोर्ड मोटर्स बंद होने के कगार पे आ गई थी। और ट्रंप को ये कहना पड़ा था कि भाई ठीक है, हम आपको 50% अभी अभी वेव ऑफ कर रहे हैं, वो चीज अभी हम वो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप ये न गड़बड़ कीजिए। चाइना ने, देखिए चाइना ने सोयाबीन इंपोर्ट करना बंद कर दिया यूएस से, तो यूएस सोयाबीन इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने जा करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत की, गुहार लगाई कि कुछ कीजिए, क्योंकि हमारा तो बिजनेस चौपट हो जा रहा है, क्योंकि चाइना वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ यूएस सोयाबीन। तो चाइना को रोकना अभी इतनी जल्दी इनके बस में नहीं है। दूसरी चीज, अगर चाइना को रोकना भी चाहे तो ट्रम्प जैसे कहते रहे हैं कि साहब ब्रिक्स तो एक डेड इकोनॉमी है, ब्रिक्स तो एक कुछ नहीं है। आप देखिए ब्रिक्स प्लस की टोटल इकोनॉमी जो है वो अब करीब $32 ट्रिलियन है। उसमें से अगर आप सऊदी अरब, जो कि ब्रिक्स का, जो कि इनका दोस्त माना जाता सऊदी अरब और यूएई, वो निकाल दीजिए तब भी 30-30.25 ट्रिलियन होती है, जो कि अमेरिका की इकोनॉमी के करीब करीब है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या एक अमेरिका जैसा पहलवान अपने ही जैसे ताकतवर पहलवान के साथ अनसर्टेन लड़ाई लड़ना पसंद करेगा? क्या रिस्क नहीं है उसके लिए? क्योंकि अमेरिका रेनिंग चैंपियन, अगर कोई रेनिंग चैंपियन पहलवान है,
तो वो ऐसे चैलेंजर से लड़ाई नहीं करेगा। और उस ग्रुप में चैलेंजर जो है वो सबसे बड़ा है, 18-19 ट्रिलियन डॉलर का, चाइना के रूप में। तो ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल है अभी निकालना। लेकिन एक तो चीज ट्रंप जिद्दी है, दूसरी चीज ट्रंप को अनफॉर्चुनेटली खुद ही नहीं पता रहता कि क्या कह देंगे कब। हाँ, आपने देखा ग्रीनलैंड पे उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद हाँ, मैं बिल्कुल ग्रीनलैंड पे ही आने वाला था आपसे और कि उसके देखिए बाद चीन के ऊपर तो उन्होंने नहीं कर पाए, तो अब ग्रीनलैंड को उन्होंने पकड़ा है कि अगर मैं ग्रीनलैंड पे कर लेता हूं तो मैं फिर से कंट्रोल कर लूंगा, इस बार यूरोप पे कंट्रोल करूंगा। दूसरी तरफ वो कर रहे हैं ईरान के ऊपर। देखिए ईरान में जो भी चल रहा है, रेजा पहलवी कहाँ बैठा है? अमेरिका में। और हाँ, रेजा पहलवी ने ही अभी अभी एक आह्वान किया है ईरान के लोगों को कि आप सिटी के सेंटर्स को में कब्जाए लें, उनको पकड़ लें, वहां पे कर लें, ताकि हम तख्ता पलट करके हम आपको आजादी देंगे। तो देखिए इन दोनों में अमेरिका का हाथ तो है। आपको क्या बिल्कुल। लगता है सबसे पहले क्या होगा, ग्रीनलैंड या ईरान? नहीं, देखिए दोनों में से कुछ नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। ग्रीनलैंड की तो हम्म, बात ही छोड़िए, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर एक बार उसने ग्रीनलैंड पे कुछ मिस एडवेंचर किया तो हम्म, सिर्फ डेनमार्क नहीं, पूरा यूरोप इसके खिलाफ होगा, जैसा कि फ्रेंच अच्छा, राष्ट्रपति ने कहा भी है। जर्मन हम्म, चांसलर ने भी कहा पूरा यूरोप इसके खिलाफ होगा, और नेटो माइनस अमेरिका उसके खिलाफ होंगे। तो हम्म, ये तो ट्रम्प जानते हैं अच्छी तरह की ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड को कुछ वो ये नहीं कर सकते जैसे वेनेजुएला में बहाना बना रहे हैं कि साहब वहाँ हमारी कंपनीज ने गए, हमारी कंपनीज गई और एक्सप्लोर किया, इतने इंस्टॉलेशन लगाए, इसलिए वो तेल हमारा है। अरे भाई, आपने हम्म, इंस्टॉलेशन लगाया, उसकी कॉस्ट आपकी, आपने वो ले भी ली, तेल तो जिस देश के जमीन के नीचे होता है उस देश का होता है। ऐसे अब आप ग्रीनलैंड को कह रहे हैं, ग्रीनलैंड को कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारे उसमें, यहाँ तो दूसरे लोग बसे हैं, और वगैरह वगैरह बात करते हैं। अब अगर इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो भाई ट्रम्प जी, आपके परदादा भी तो जर्मनी से आए थे। आपके परदादा ओरिजिनल वो नहीं थे, वो जर्मनी से करेक्ट। आए थे, दादा सॉरी। तो जब जर्मनी से आए थे तो आप भी जर्मनी वापस चले जाइए। आज की दुनिया में अगर आप कहें कि इतना क्लोज जैकेटेड, स्ट्रेट जैकेटेड आप कंपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे कि इस जगह वही लोग बचते, तो उस हिसाब से तो अमेरिका में तो जितने व्हाइट थे कोई अमेरिकन है ही नहीं, व्हाइट और ब्लैक, सिर्फ रेड इंडियंस वहाँ ओरिजिनल और थे इसमें तो रेड जिनका। इंडियन है, बिल्कुल सही। हाँ, तो इसी तरह ग्रीनलैंड में वो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड पे कुछ वो उनके पास सॉलिड ग्राउंड नहीं। रही बात ईरान की, तो यस, ईरान में शायद वो कुछ कर ले, लेकिन देखिए आप, ईरान के ऊपर जब हमला हुआ था तो उससे भी क्या पता लग गया था कि ईरान के ऊपर हमला होने से पहले ईरानी गवर्नमेंट को पता लग गया था कि हमारे परमाणु ठिकानों पे हमला होने वाला है। इसीलिए उसके 2 दिन पहले देखिए आप, वीडियो में आया था कि वहां उन ठिकानों से ट्रक के ट्रक बाहर जा रहे हैं, सारे इंस्टॉलेशन हटा दिए गए हैं, और 100 फीट का, 100 फीट के 6 लेयर्स के बाद उनके इंस्टॉलेशन जो नीचे थे वो थे। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ उन्होंने हटा लिया, इन्होंने बम गिरा दिया, कहते देखिए देखिए हमने तो खत्म कर दिया, और फिर टीवी पे बयान दे दिया, ट्रुथ सोशल पे कर दिया कि अब ईरान 10 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरे दिन बयान आता कि अगर ईरान ने कुछ करने की हिम्मत की तो हम ऐसा कर देंगे। भाई, अगर आप कह रहे हैं कि 10 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा, आपने उसको इतना अक्षम बना दिया है, तो फिर ये कहने की आवश्यकता क्या है कि अगर उसने कुछ किया, मतलब आपको यह दावा है कि वो कुछ कर सकता है अभी भी। और ईरान ने भी क्या किया, अपनी जनता को एक वो संतुष्ट करने के लिए दोहा में बता दिया अमेरिकन को कि भाई हम आपके यहाँ हमला करेंगे। 10 घंटे पहले बता दिया, उन्होंने हवाई जहाज हटा लिए, इन्होंने हमला कर दिया, और इन्होंने भी, हम नहीं ने भी अपने जनता को कह दिया भाई देखो हम भी झुके नहीं, हम भी हमला करेंगे। तो तो इस और सबके बीच में एम्बेसडर त्रिपाठी, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि महत्वपूर्ण चीज तो हमें मान लिया अपने ऊपर, अपने लिए है। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान पे क्या असर पड़ेगा, और हिंदुस्तान ने क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ट्रंप के साथ डीलिंग में आगे चल के? और
ये मत भूलिएगा कि ईरान तो हमारे बगल में है। और अगर देखिए, ईरान अमेरिका के साथ हो जाता है तो अमेरिका के पास एक विदाउट एनी हिंड्रेंस इजराइल से लेके हमारे पश्चिमी छोर तक, पाकिस्तान तक अमेरिकन इन्फ्लुएंस चलेगा नॉन स्टॉप। इसका असर देखिए हम पे क्या पड़ेगा? अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो भी चलेगा, अभी भी तो पाकिस्तान में चल ही रहा है अमेरिकन इन्फ्लुएंस। जो भी चलेगा उससे हमारे ऊपर कोई खास फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि जो जब तक ये इन्फ्लुएंस आएगा, आप देखिए अभी वर्तमान स्थिति में हमारे ऊपर फर्क इसलिए पड़ रहा है कि न हम वेनेजुएला से तेल ले पा रहे हैं, न हम ईरान से तेल ले पा रहे हैं, और रूस से तेल लेने में हमने कमी कर दी है। ईरान में जो हमने चाबहार प्रोजेक्ट बनाया था वो भी खत्म होने के कगार पे है, क्यों बंद होने के, क्योंकि हमें उसकी वो नहीं मिल रही है। अब यह है कि अगर वेनेजुएला से, तो देखिए अभी ताज़ा खबर यह है कि वेनेजुएला से पेट्रोल आयात की, क्रूड आयात की, भारत के द्वारा क्रूड आयात की अमेरिका ने कह दिया कि हाँ आप कर सकते हैं। ईरान से अगर ईरान में अमेरिका का कब्जा हो जाता है तो सर्टेनली ईरान से भी तेल हम ला सकते हैं, लाने में दिक्कत नहीं होगी। पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा एक इरिटेंट बना रहेगा, चाहे वो चीन की ओर हो चाहे अमेरिका की ओर हो। लेकिन अब उसमें एक सवाल यह है कि पाकिस्तान में भी जहां जहां ये तेल की और खनिज पदार्थों की, बहुमूल्य खनिज पदार्थों की बात कर रहे हैं ट्रम्प, वहां तो चीन का इन्वेस्टमेंट है। चीन क्या इतनी जल्दी मानेगा, जो कि ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का? उसका भी, इनका तो अभी लगा नहीं पैसा, उसका तो $92 बिलियन लगा है ना। चीन इतनी जल्दी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी दुकान बढ़ा लेगा अमेरिका के लिए? एम्बेसडर त्रिपाठी, एक आखिरी सवाल जी। देखिए, बीच में एक बहुत बड़े सनसनी खबर जैसी उड़ी थी कि अमेरिका G2 बनाना चाहता है चीन के साथ। अब आप देखिए जो वेनेजुएला में हुआ, एक तरीके से चीन के ऊपर आपने, चीन को क्षति पहुंचा दी है और चीन को नॉर्थ साउथ अमेरिका से आप बाहर कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए आपको लगता है G2 के तहत उन्होंने कहा है कि ताइवान आप ले लीजिए, और यहीं पे एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया है ट्रंप का, तो कहते हैं मैं नहीं सोचता, मुझे नहीं लगता कि जी जिनपिंग कुछ करेंगे, ताइवान के साथ क्या करते हैं ये तो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, मुझे तो लगता है कि G2 ही नहीं, अभी एक जो दूसरी खबर भी सर्कुलेट हो रही है कि G3 बनेगा, अमेरिका, रूस, चीन। और एक सर्कुलेट हो रही खबर कि तीनों के बीच में गुप्त समझौता हो गया है कि भाई वेनेजुएला आप ले लो, यूक्रेन हमें दे दो, ताइवान चीन को दे दो। ताइवान चीन को ले लो। हाँ, तो ये, लेकिन अभी इतनी जल्दी ये कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफत करने वाले डेमोक्रेट्स भी बहुत हैं। और अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मीटिंग में कहा है कि आप किसी तरह से जो बाई इलेक्शन है उसमें डेमोक्रेट्स को हराइए, नहीं तो मैं इम्पीच हो जाऊंगा, मेरे ऊपर वहां अभियोग लगा के मुझे हटा दिया जाएगा अगर इसमें बाई इलेक्शन में डेमोक्रेट जीत गए। तो एक पॉसिबिलिटी तो वो भी है। हालांकि उनके पक्ष में ग्राहम जीन जैसे कुछ सफिरे सीनेटर हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि अभी भी ट्रम्प बहुत ही तलवार की धार पे चल रहे हैं अपने घर में भी, बाहर भले ही वो जितना देखे। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प इतनी जल्दी ये कुछ G2 की बात कर पाएंगे। अच्छा जी, एम्बेसडर त्रिपाठी, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमें बताई हैं। नंबर एक, वेनेजुएला के लोग जो हैं खुददार भले ही होंगे लेकिन एक तरीके से जरा सा ढीले पड़ गए हैं। दूसरा, अमेरिका जो है चाहे जितनी भी अपने आप को दिखाता रहे, जब बहुत कुछ करने की काबिलियत नहीं रखता है, ट्रंप भी उतनी काबिलियत नहीं रखते हैं। G2 या G3 की संभावना है लेकिन बहुत आगे है, तुरंत तो कुछ होने वाला नहीं है। ईरान लगता है कि शायद कुछ यहां पे जल्दी हो जाए। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। हम आपके पास वापस आते रहेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।